सभी को जय श्री राम, राधे राधे। कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। आज मैं आपके बीच में बहुत दिनों बाद आई हूँ। मैं अपने किसी पर्सनल काम से भी व्यस्त थी, तो सोचा क्यों ना आज आपसे मुलाकात हो जाए और मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ सच आपके सामने और भी रखा जाए। आज का मेरा सच है, ये है मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ कि मेरे पिताजी की जो संपत्ति मोती बाजार, हनुमान घाट, नींबू घेर पर जो है, मेरे दादा परदादा और मेरे पापा की जो संपत्ति है स्वर्गीय अशोक कुमार अरोड़ा जी की, वो मुझसे बिना पूछे बेची जा रही थी। आखिर क्यों? और मेरे ही मकान की लगाई जा रही थी बोलियां, और कितने कितने की बोलियां मेरे मकान की लगी हुई थी मुझसे बिना पूछे। और वो कौन कौन लोग थे, आज मैं आपके बीच में उन सब के नाम खोलने जा रही हूँ, जितने मेरे सामने फ्रंट पे है। और ये भी हो सकता है कि इनके अलावा और भी नाम हो। जैसे ही मुझे पता लगेगा, मैं आप लोगों के बीच में वो नाम भी और पेश करती जाऊंगी। आप लोगों ने लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी 144 में, जिसमें मैंने 144 में जो मैंने बताया था मेरी सास रूमा बेरी ने कैसे वशीकरण और सिपलिया करा करके लोगों की बेटियों की जिंदगियां कैसे बर्बाद करी है अपने देह व्यापार इस्तेमाल करने के लिए। तो उसमें मैंने कुछ बच्चियों के नाम बोले हैं। जैसे और भी मुझे नाम पता लगेंगे, मैं आपके सामने वो नाम रखूंगी, जिससे कि औरों की जिंदगी बच सके। और आज जिनके मैं नाम बोल रही हूँ, हो सकता है कि उनको बुरा लगे, लेकिन जो सच है वो सच ही है कि तुम लोगों ने जो नाम बोले थे और मेरे पिताजी की संपत्ति बेचने चले थे मुझसे बिना पूछे ही, आखिर क्यों, कैसे और क्यों हुए ये कारण। और मैंने कोई संपत्ति कोई साइन नहीं करी है। इन्होंने जो मेरे से साइन लिए हुए हैं वो साइन मेरे ही हैं। किसी में इन्होंने पहले अपने करे थे, फिर जब मेरे साइन कराए थे वो किसी एक फ्रॉड एडवोकेट ने करवाए थे, और एक एस्ट्रोलॉजर तांत्रिक जो इनके ही द्वारा, रूमा बेरी और बेरियों के द्वारा वो लड़का मेरे पीछे लगाया गया था वशीकरण और सिपली और लव अफेयर में फंसाने के लिए। इसका खुलासा जल्द ही करूंगी कि ये क्या क्या मास्टरमाइंड है। चलिए, आज मेन टॉपिक मेरा जो है, ये सुनने के लिए तैयार हो जाइए कि आखिर वो लोग कौन थे जो मुझे बिन बताए ही मेरे पिता की संपत्ति को बेचने चले थे मेरे फर्जी साइन से। ठीक है, मेरे से कोरा कागज में साइन लिए गए थे 10 पेपर, ब्लैंक पेपर पे। जिनको नहीं आइडिया है तो वो मेरी यूट्यूब पर, फेसबुक पर मेरी सारी वीडियोस जाकर के सुन सकते हैं। मैंने उसमें खुलासा किया हुआ है, फोटो भी लगाई हुई है। वो लोग कौन थे आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके देख सकते हैं, ईशा बेरी के नाम पर ही है। इन लोगों ने ब्लैंक पेपर मुझसे साइन लिए, फिर उसके बाद जाने के बाद मेरे मेरी अनुपस्थिति में इन्होंने कुछ भी लेटर टाइप करवाया अपनी मर्जी से कोर्ट से, और वो ये दिखा दिया है कि वो चीज संपत्ति मैंने बेच दी है। ठीक है, मैंने बेच दी है। इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई फैमिली के अंदर कि मेरी शायद दादी बुआ को भी यही पता था कि मैंने बेच दी है, मेरी बहन को भी यही पता था कि मैंने बेच दी है, मुझे ये लग रहा था कि मेरी बहन ने बेच दी है। इस तरह से हम दोनों बहनों को अलग किया गया संपत्ति हड़पने के लिए। आखिर क्यों? क्या ये एक बेरी परिवार जो ससुराल जो मुझे मिला है, एक जिनके सर पे पिता नहीं है, ये इनको हमें आशीर्वाद देने का राइट बनता है। वैसे तो इनकी कुछ औकात ही नहीं है कि ये हमें कुछ 100 रुपए भी दे दे, लेकिन हम दोनों बेटियों से संपत्ति हड़प ली और हम अपने पिता की ही संपत्ति में नहीं रह पा रहे। ये है मेरी ससुराल बेरी परिवार। और तो और इनके साथ कुछ नेता, कुछ पार्षद और कुछ भूमाफिया दबंग जैसे बाबा लोग भी इनके साथ शामिल है, और जो जो शामिल है उनके भी खुलासे किए जाएंगे। सच को क्या आज, है ना? अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, तो गलतियां खुद करके मेरे सर पे उड़ेक रहे हो कि सारी गलतियां मैंने करी है। अगर तुमने गलतियां नहीं करी तो सामने आ जाओ, मेरे सामने बात करो ना। बात क्यों नहीं कर रहे हो? आखिर मुझे क्यों बताना पड़ रहा है समाज को कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या करा? क्या ये शोभा देता है कि एक ससुराल वाले जिनके सर पे माँ बाप ना हो, उनके बच्चों क्या पैसा छीन लो, जेवर छीन लो और उनके पिता की संपत्ति छीन लो, और बेटी को कर दो गायब और किडनैप। ठीक है, और बेटी देने के बदले ये मकान हड़पना चाहते हैं। ये इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है कि बेटी तब दी जाएगी
जब मकान पिताजी का हमारे नाम लिखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें मीटर मेरे नाम पर है, ईशा बेरी के नाम पर। तो मुझसे बिना पूछे ये मकान बेचने चले थे, आखिर वो कौन लोग थे और कितने कितने की बोली मेरे मकान की लग रही थी, चलिए जानते हैं। पहले आप ये जान लीजिए मैं कौन। मैं ईशा, पुत्री स्वर्गीय शिव कुमार अरोड़ा जी की, हरिद्वार उत्तराखंड से आप मुझे देख रहे हैं। ये वीडियो जो भी मेरा व्यक्ति, मेरा भाई, मेरे फ्रेंड्स सुन रहे हैं, प्लीज ये वीडियो को आप मेरे मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी, जिनको मैंने लेटर भी भेजा हुआ है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी इन्होंने। वैसे तो बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं उत्तराखंड से हम मुसलमान हटाएंगे, हम लव जिहाद हटाएंगे, हम भू माफिया हटाएंगे, लेकिन मैं अभी इनसे एक मेरे मकान का ताला नहीं खुलवाया गया है, जिनमें मैंने इनको जून के महीने से एप्लीकेशन दी हुई है। ये कार्रवाई है हमारे उत्तराखंड मुख्यमंत्री जी की। तो और एक जगह तारीफ होती है हमारे योगी जी की, जो निष्पक्ष न्याय करते हैं, निष्पक्ष जांच करते हैं और इंसाफ दिलाते हैं अपनी देश की बेटियों को। तो कितना फर्क है ना उत्तराखंड आने से। तो आप जरा भेद देख लीजिए, एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री योगी महाराज जी और एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। मैं नाराज इसी बात पे हूं कि जब मैं अभी एक बच्ची ढूंढने में इन्हें दिक्कत हो रही है, मेरी बहन हिमानी अरोड़ा को, और दूसरा मेरे पिता की संपत्ति हड़प ली है, कोई कार्रवाई नहीं है। ठीक है, पुलिस के पास मैंने इतने चक्कर काट लिए, मैंने FIR 10 दिए, बहुत सारी मैंने दिए, मैं आपके बीच में वो सब डालने वाली हूँ जैसे मुझे मौका मिलता है, लेकिन वो पेपर भी डालूंगी। मुझे पुलिस ही धमका के भेज देती है कि बेटी बालिक है, उसे छोड़ दो और पिता की संपत्ति भी छोड़ दो। आखिर क्यों? क्या इनके दादा परदादा की है, क्या इनके बाप की है, या मैंने हड़पी है, या किसी का नाजायज हक मैंने हड़पा है, या मेरे पिताजी ने कोई सब कर्जा लिया हुआ था इनसे। इस तरह से इन्होंने साइन डुप्लीकेट मेरे लिए कि हाँ भाई इसका मीटर लगा हुआ है, तो किस तरह से, क्योंकि होश और हवाश में तो ये साइन करेगी नहीं कभी भी। तो कैसे मेरी दिमाग को वशीकरण और सिपली करा करके, जो लड़की कभी पेन नहीं उठाती थी, अपने पिताजी की बात को याद रखती है कि बेटा कभी पेन मत उठाना, कोई सी पेपर पे साइन मत करना, उस लड़की ने ब्लैंक पेपर पे साइन करवाए हैं कोर्ट के। वो कौन था, कराने वाला भी कौन था, जल्द ही उसका डिटेल डाला जाएगा और आपको भी सावधान करा जाएगा, क्योंकि जो मेरे साथ फ्रॉड कर सकता है वो आप लोगों की बेटियों के साथ भी कर सकता है। कहते हैं ना, जिसके पल्ले ताने फ्रॉड भी उसे पहचाने, तो वो उसके पीछे भी जा सकता है। जल्दी खुलासा करूंगी मैं उसका भी, लेकिन फिलहाल आज मैं आपके बीच में उन लोगों के नाम खोलने जा रही हूं जिन जिन लोगों ने हमारे मकान की बोलियां लगाई थी और कितने कितने की लगाई थी। आज हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा मिर्चे भी लग जाए, लेकिन लगते तो लगे तो कृपया करके वो मुझसे कोतवाली में मिले, मैं पुलिस के सामने बैठ के बात करूंगी। हो सकता है आपको याद ही ना आ रहा हो। चलिए, जब मैं स्टार्ट करती हूँ, जब मेरे पिताजी 2010 में एक्सपायर हुए थे, भाई तो हमारा था ही नहीं, आप सबको पता ही था। तो इन लोगों ने मेरे मकान की बोलियां लगानी शुरू करी। सबसे पहले किसने लगाई जानते हैं उसका नाम? मैं पूनम जैन, मंदाकिनी जैन भैया जो हैं ट्रेवल एजेंट श्रवण घाट पर, उनकी बहन के घर में कभी मेरा एक बार आना जाना रहता था, मोहल्ले में ही रहते थे। सबसे पहले पूनम बुआ ने, जिसे मैं बुआ बोलती थी, पूनम जैन बुआ ने मुझे बोला था कि अब तो तेरा बाप मर गया है, तो ये मकान ना हमें बेच दे और तुम माँ बेटी पैसे पकड़ो, और जब तेरी माँ एक्सपायर हो जाएगी तब हम खाली करा लेंगे, तब तक ना तू मुंह खोलियो ना मैं मुंह खोलूंगी, किसी को ये पता नहीं लगेगा कि तूने हमें मकान बेच दिया है। और जब तेरी माँ एक्सपायर हो जाएगी, हिमानी की शादी तू कर देगी, और तेरी भी जब शादी हो जाएगी तब ये मकान हम ले लेंगे, और तुम्हें अभी एडवांस में ही आज की डेट में जो रेट चल रहा है उस रेट में हम इसको तुम्हारा मकान रख लेते हैं। ये पूनम जैन बुआ ने बोला था। फिर दूसरा, इन्हीं के घर में आते थे एक संजय चाचा, जिसे मैं संजय भैया भी बोलती थी, संजय चाचा भी बोलती थी। पूनम जैन के जस्ट बराबर में एक बई वाले पंडित जी हैं, उनके ही वो छोटे भाई हैं जो ज्वालापुर रहते हैं। उन्होंने भी मुझे बोला कि ये मकान तुम्हारा मेरा भाई खरीद लेगा, तो ये हमें दे दो, क्योंकि हमारे यात्री आते हैं, हम यहाँ पर अपने कमरे बना लेंगे, एक तरह के गेस्ट
हाउस बन जाएगा, क्योंकि हमारे जब यात्री आते हैं, कभी लेट सवेर आते हैं तो रूम की जरूरत पड़ती है, तो हम इसको खरीद लेंगे और हम यहाँ पे रूम बना लेंगे, तो हमें बड़ी सुविधा होगी पास में। इन्होंने भी मुझे बोला। तब मेरे पापा एक्सपायर ही हुए थे और मैं कभी मुझे पता ही नहीं था प्रॉपर्टी बिकती है, क्रय विक्रय भी होती है, इतनी मेरे को नॉलेज थी ही नहीं। हमारे पापा बीएचएल एम्प्लॉय थे, सरकारी नौकरी पे थे, वो प्रॉपर्टी डीलर को ही थे जो हमें ये पता होता कि संपत्ति बिकती, क्योंकि सबको ये पता था कि मम्मी इनकी बिल्कुल एक तरह से नार्सिसिस्ट है, ठीक है, लड़ने में तो तेज है लेकिन बुद्धि बंद है। कई आसान तो बहुत इजी है, इस औरत को 2 थप्पड़ चाटे मारेंगे ना तो वो कहीं भी साइन कर देगी इसकी मम्मी, ठीक है। और बहन तो नाबालिग थी उस वक्त, तो बहन के तो कोई सिग्नेचर वैलिड होते ही नहीं थे, और जब तक बहन बड़ी होगी तब तक तो देखा जाएगा। अभी इसमें जो मुख्य बने हैं अपने घर को चलाने के लिए अपने पापा के बाद, वो थी मैं। तो इसलिए ये लोग मेरे पीछे पड़े, इन्होंने कहा कि भाई मकान बेच दो। फिर एक दिन गगन सोढी के पापा जगदीश सोढी जी, वो भी मुझे मिले थे। वो भी मुझे रास्ते में चलते हुए बोलते थे मकान बेच दे, क्या करेगी, मोहल्ला गंदा है, ये सब इन्होंने मेरे को मैनिपुलेशन करा और कि मकान बेच दे। और ये मेरे चाचा के विनोद कुमार अरोड़ा जी के बड़े बेस्ट फ्रेंड थे, तो वहां चाचा को भी भड़काते थे मेरे खिलाफ कि चाचा हमें सपोर्ट कभी ना करे, और इधर से मुझे भड़काते थे कि चाचा के खिलाफ, कि कभी मैं चाचा को इनके बारे में बता ना सकूं जाकर के कि जगदीश सोढी जी क्या बोलते हैं, राइट। इन्होंने भी कहा कि भाई ये मकान बेच दे। फिर धीरे धीरे जैसे समय बीतता चला जा रहा था, तो ये मास्टर सुभाष पौसी जी, उन्होंने भी कहा कि ये मोहल्ला बहुत गंदा हो चुका है ईशा, और तेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ गई है, इस मकान के मेरे पास बहुत ग्राहक है। एक तो ग्राहक मेरे पास ये बराबर में मूर्ति वाला है, महेश मूर्ति वाले चाचा जी, ठीक है, और एक है यही जो संजय भैया के भाई थे, कि 2 ये मेरे पास ग्राहक है तेरा मकान लेने के लिए, तू मुझे बोले तो मैं तेरे को मिलवाता हूँ और बयाना दिलवाता हूँ। तब भी मैंने बोला कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ना मैं शादी करूंगी। ध्यान से सुनिए, मुझे शादी करनी ही नहीं थी। मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी बहन की शादी कर दूंगी और मैं अपनी बीमार माँ के साथ यहीं रहूंगी, इसकी सेवा करूंगी, और जब मैं अकेली रह जाऊंगी तब तक तो मैं हिमानी की शादी कर दूंगी, तब तक तो हमारा परिवार बढ़ जाएगा, हिमानी का हस्बैंड भी आ जाएगा, और जो जिस परिवार में हिमानी जाएगी तो हो सकता है कि उनका परिवार भी मुझे सपोर्ट करे। तो अकेले रहने में क्या दिक्कत थी, जब उमा बुआ जी वहां रह सकती है मोहल्ले में, तो मैं क्यों नहीं रह सकती थी कुंवारी, ठीक। और तुम लोगों ने कुंवारा रहने कहा दिया, ताने मार मार के मैं धंधा करती हूँ। वैसे मेरे दलाल कौन था तुम लोगों को तो पता ही होगा, यार सामने हो ना, मेरा दलाल भी तो होंगे जब मैं धंधा करती हूँ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं धंधा कर रही हूँ मेरा दलाल ना हो, ठीक। फिर इन लोगों ने मुझे इतना मैनिपुलेट करा कि मास्टर पौसी के पास आई। फिर उन्हीं के दुकान के बाद आपने देखा था एक चाय की दुकान थी अशोक चाचा जी की, उन्होंने भी मुझे कहा कि मेरे पास ग्राहक है बाजार में और तू चाहे तो इसे बेच, तेरे पापा तेरे हाथ पे सब कुछ दे गए, तू ही इस घर की करता धरता है, थोड़ा सा कमीशन हमें भी दे दियो और इस मकान को बेच, इस मोहल्ले से निकल। अरे तुम जाओ, छोटी बच्ची और मैं खुद जवान और बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाती? क्या मुझे वो मकान चुभ रहा था जो मैं इसे बेच के चली जाती? कहाँ जाती? रानीपुर मोड़ जाती, हरिपुर कला जाती, कहाँ जाती? इन लोगों ने इतना जीना हराम कर दिया था। जो आप लोग कहते हैं ना उत्तराखंड अच्छा है, कम से कम अब यूपी तो अच्छा हुआ, अब यूपी तो सुधरा। यूपी में तो भू माफिया और देह व्यापारी बंद हुए, लेकिन यहाँ तो गुंडागर्दी है पार्षदों की। मकान छीनने में लगे हुए थे कि जिस तरह से बस छीन लो, किसी न किसी चक्कर में फंसा ही दो। फिर मेरे जिंदगी में अचानक से मानवाधिकार भी आया। मैं मानवाधिकार में जिला उपाध्यक्ष थी, उसका भी एक अकेला। मैं तुम्हें सच डालूंगी कौन कौन थे और कौन कौन किस पद पे थे, और यह भी एक मानवाधिकार में मुझे जबरदस्ती जोड़ना पूनम जैन के द्वारा, वो भी एक साजिश थी मकान को हथियाने की, जिसमें भी मानवाधिकार के नकाब पोश में मेरे सिग्नेचर लेने आए थे। तीर्थ होटल में एक आदेश मारवाड़ी जी भी थे जो राहुल बेरी जी के खास फ्रेंड है। ये वहां से कहानी चल रही है। जल्द ही मैं खुलासा करूंगी मानवाधिकार की टीम का कि मेरे साथ क्या गेम खेला इन लोगों ने। पहले आप इन दलालों का तो सुन लो जो मेरे मकान बेचने चले थे। फिर उसके बाद आए
अशोक चाचा के बाद आए जगदीश खन्ना वेद जी। इन्होंने भी कहा कि अब तुम्हारा बाप मर गया, क्या करोगी, मोहल्ला गंदा है, मोहल्ला जीने नहीं देगा, मेरे पास बहुत ग्राहक है, मेरा मुख्तियार फ्रेंड है, मैं मुख्तियार से बात कर लूंगा, इसे बेच दे, थोड़े पैसे मुझे मिल जाएंगे, थोड़े तुम्हें मिल जाएंगे, तुम राज करना। इस तरह से मैनिपुलेशन इन्होंने करी। क्यों जगदीश चाचा जी? और जबकि मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे, और हमारी सासू माँ रूमा बेरी जी के तो समझ गए ना, ये वो थे, अच्छे खासे थे इनके। वो अब तो शादी की बात पता चला ना मुझे, शादी से पहले तो पता ही नहीं था कि रूमा बेरी जी से भी कांटेक्ट थे इनके। इनके भाई को काली माता आती है, वहां पे मुन्ना भी आता है, मुरारी चाचा भी आते हैं, वहां रूमा बेरी का भी कांटेक्ट इन्हीं से ही है। शुरू से था ये, मेरे को फंसाने का गेम एक व्यक्ति का नहीं था, बहुत लोगों का था। मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, मैंने तुम लोगों का किया क्या था जो तुम मेरे पीछे पड़ गए? ठीक है, मैंने कुछ किया होगा तो तुम मिले, राइट? लेकिन जब तुमने मुझे निर्दोष होकर तंग किया ना, तो सोचो तुम कितना भरोगे। अब सबके नाम खोले जाएंगे जब तक मेरी बहन मुझे नहीं मिलेगी। अब आ जाओ, जगदीश खन्ना से बात हुई, फिर हमारे को मैनिपुलेशन करने देखा कि आदमियों से तो मैनिपुलेशन हो नहीं रही, मेरे आगे लगाई गई है एकता सूरी आंटी। जी हाँ, एकता सूरी आंटी जो हनुमान घाट पे रहती थी, विष्णु घाट पे इनके बेटे की, इनकी कंबल की दुकान है जिसमें इनका बेटा भी बैठता है, और इनका घर बिल्केश्वर कॉलोनी में है। और ये बीजेपी में अच्छी खासी पहुंच बना के रखती है अपनी, और जिसमें कि इन्होंने मुझे इतने कॉल खुद करे, मेरे घर आई थी एकता सूरी आंटी। आप ये कहेंगी नहीं मैं तो नहीं आई थी, आप मेरे घर आई थी, ठीक है, और आपने मुझे कहा कि ये मकान मुझे बेच दो। 5 लाख रुपए इन्होंने बोली लगाई, ठीक है। बाकी सबने, जितने को मैंने पहले नाम बताए, इन सब ने मेरे मकान की बोली लगाई थी 33 लाख की, ठीक। उसके बाद जब ये आई तो ये बोली 5 लाख रुपए मुझसे पकड़ो और ये मकान मुझे दे दो, मेरे नाम लिख दो और मैं अपना आप खाली करा लूंगी। मैंने कहा हम कहाँ जाएंगे 5 लाख लेके? तो बोली कि अखाड़ा तो तुम्हें ये भी नहीं देगा। तो मैंने कहा बेच कौन रहा है, जा कौन रहा है यहाँ से, जब तक हमारी मम्मी है, हम दोनों बेटियां हैं, बाद में अखाड़ा देख लेगा हमारा। तब इन्होंने कहा कि बेटियां वारिस नहीं होती है। मैं इनसे पूछूं तुम्हारी भी तो बेटी है एक, है ना? अब मैं उससे तो निकाल दो अपने नाम से, तुम्हारी वारिस नहीं होती। इन्होंने इतना मैनिपुलेशन करा, और ये मेरी पिंकी बुआ, बड़ी बुआ की बेस्ट फ्रेंड रही है। यहाँ से साजिश, यहाँ से भी देख लो, ठीक है। पिंकी बुआ की बेस्ट फ्रेंड रही है, पूनम बुआ की भी बेस्ट फ्रेंड रही है, और 5 लाख रुपए में ये हमारे मकान की बोली लगाने आई थी। और इन्होंने, जब मैंने कहा कि मैं अखाड़े में खुद जाके बात करूंगी महाराज जी से, महंत रविंदरपुरी महाराज जी से, तो इन्होंने बोला महंत रविंदरपुरी महाराज क्या कर लेगा? बोला था ना आंटी, मैं तुम्हारे को ना भड़का नहीं रही हूँ, मेरे को वो वर्ड्स चुभते हैं जिस तरह से आप लोग बोलते हो। वो क्या कर लेगा? वो तो कुछ भी नहीं देगा। मैं तो फिर भी तुम्हें 5 लाख दिलवा दूंगी, बेचारियों का हक ना मरे, बच्चों का, ठीक है। लेकिन तुम्हारा तो वो ये भी हक खा जाएगा। अच्छा, एक तरफ योगी महाराज जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का सबसे बड़ा अधिकार होता है, कानून से भी अधिकार मिलता है, सास से भी प्रॉपर्टी मिलती है, पति से भी हिस्सेदारी में मिलती है जब डाइवोर्स होता है। तो फिर हमारे महंत जी हमें क्यों नहीं देंगे? इन्होंने मुझसे इतनी जिद करी, और तो और इनकी नजर और कहा थी, मेरी मौसी किरण मल्होत्रा की जो शॉप है विष्णु घाट पे पगोड़े वाली, जहां पे पवन मल्होत्रा जी की कपड़ों की दुकान थी, उस पे भी नजर थी। इन्होंने कहा कि अपने भाई से पूछ अमित मल्होत्रा से कि क्या मांग रहा है, वो खोखा मुझे दे दे, नगर निगम का है वो, उसको मेरे को जब बेचेगा तो मुझे बेच दे, और बेच दो ना, क्या है वो तो बेकार है। वो एक दिन तो वहां पे वो सड़क पास होगी, या वो तोड़ाई फड़ाई जो होती है कि भाई यहाँ से हटाओ, तो ये दुकानें फालतू में चली जाएगी। अभी तो मैं खरीद लूंगी तो इसको पैसे का मुनाफा हो जाएगा। तू अपने भाई से भी बात कर। इनकी नजर देखो, औलाद इनकी सिर्फ 2 ही, एक बेटा और एक बेटी, पर भूख इतनी बड़ी जैसे 100 बच्चों की भूख हो। सब कुछ ले लूं, इसकी भी दुकान ले लूं, उसकी भी दुकान ले लूं, उसकी भी दुकान ले लूं, इसका भी घर ले लूं। मेरे घर तक ये मैनिपुलेशन करने आई थी, जो मैंने इनकी बात नहीं मानी। इन्होंने मुझे बहुत करा, बहुत, ठीक है, कि भाई हाँ भाई तुम्हें अखाड़ा बाहर निकाल देगा, ये निकाल देगा, तुम कहाँ जाओगी? अरे क्यों निकाल देगा अखाड़ा में? क्यों निकाल देगा? है, सबको जीने का अधिकार है, मानवता लेके आए हम, हम भी रहेंगे उस मोहल्ले में।
कोई हम क्या बांग्लादेशी हैं जो बांग्लादेश से आए हैं? यहीं जन्म हुआ, यहीं मरेंगे, अपने पिता की संपत्ति पे रहेंगे। इन्होंने इतना मैनिपुलेशन करा। एक तो सोनिया आंटी ने और बीजेपी की भी पावर दिखाई। तब मैंने कहा कि मैं मदन कौशिक जी से बात करूंगी, तो इन्होंने कहा अरे मदन कौशिक क्या करेगा, वो तो खुद ही भूमाफिया है, वो तो खुद पार्षदों को आगे करता है, ये भी हड़प लो, एड़ी भी हड़प। तेरी सुन रहा है क्या वो? मैं तो फिर भी देख तेरी बुआ की फ्रेंड हूँ, मैं कहा बच्चियों का हक ना मारा जाए, इन बच्चियों को भी दे दे, राइट। इन्होंने ये ऐसे मैनिपुलेशन करा। मैं इसके झांसे में नहीं आई, क्योंकि आपको मैंने बता दिया ना, मैं थोड़ा नाम मेरे नोट कर रखे थे तो मैं इसलिए कॉपी में देख रही हूँ। फिर आए हमारे पास और भी मोहल्ले के सत्यम के पापा किशन चाचा, ठीक है, किशन चाचा के साथ प्रीतम बजाज चाचा, ठीक है, और एक कुशाघाट पे थे संदीप शर्मा जी करके, वो सब इनकी एक झुंड थी। एक बैंक में धीरज भैया थे, धीरज बिष्ट करके, पीएनबी बैंक में, ये इनकी जू चपाटी थी। एक हमारे मानसरोवर होटल में गोरक्षनाथ, जहाँ शिवानी दीदी का पार्लर है, श्याम मुरारी चाचा जी, ये सब भी इन्होंने मेरे को किसी ना किसी के माध्यम से, सत्यम के माध्यम से, कभी भोला के माध्यम से मुझे कॉल भी करवाई, और कभी कभी खुद सामने आके बात कहा कि अरे ये मकान बेच दे। गगन सोढी ने कहा प्रीतम भैया कह रहे हैं तुम्हारा मकान ना 20-25 लाख से ऊपर का नहीं है। मैंने कहा तो बेच कौन रहा है, बेच कौन रहा है? और ये गगन सोढी ने पूरे अखाड़े में जाकर के बोला कि दोनों बेटियां धंधा करती हैं, अपनी माँ को मारती हैं। मैं पूछूं अखाड़े वालों से, चाहे हम धंधा करें, हम लड़की है, हमारी चीज है, हम 100 को इस्तेमाल कराए, ठीक है, तुम बाबों का क्या राइट हमें रोकने का? दूसरा, हम अपनी माँ को मारे, हम मारेंगे ना तो हम कर्म भोग लेंगे, कीड़े हमें पड़ेंगे, हमें गंदी मौत मिलेगी, हमें मिलेगा नरक अगर हमने अपनी माँ के साथ बुरा करा। पर इसका मतलब ये कोई होता है कि अगर हम अपनी माँ को मार रहे हैं या हम धंधा कर रहे हैं तो हम प्रॉपर्टी से वंचित हो जाएंगे? कौन कहते हैं? आप तो पुलिस वालों से बात करो ना, तो पुलिस भी कहती है स्वतंत्रता किसे कहते हैं। 18 साल के बाद किसी भी लड़की को आप कुछ नहीं कह सकते, कि आप अपनी बेटी को भी कुछ नहीं कह सकते, आप अपनी बहन को भी कुछ नहीं कह सकते। तो ये मोहल्ला कौन होता है? झूठे आरोप लगाने वाला गगन सोढी। पूरे अखाड़े में इसने हमारी बेइज्जती करी हुई है इस मोहल्ले में। खुद की बहनें भी तो जवान थी, पूनम दीदी और सुमन दीदी, अपनी बहनों के लिए मुंह नहीं खोला गया है, दूसरों की बहनों में झांकता रहा। ये लड़का पूरी जिंदगी गुंजन गोस्वामी के पीछे पड़ा रहा। क्या मैं देखती नहीं थी? उसके पीछे पीछे उसे ब्लैकमेल करता था, उसको गलत इशारे करता था, संबंध बनाने के लिए करता था। अपनी दूसरों की बहनें बच्चियां देख रहा, अपनी बहनें नहीं देखी गई। जो हम लोगों के बारे में तो गंद उछाल के आया अखाड़े में। क्योंकि इनका बाप किसका दोस्त था? हमारे चाचा जी का, विनोद कुमार अरोड़ा जी का। अब चाचा भी तो हमारे सोचते थे बेटियों को बेघर कर दो, तभी तो हमला हो गया मोहल्ले में। चाचा भी तमाशा देख रहा, चाची भी देख रही, मोहल्ले में दादी भी देख रही, ठीक है, बुआएं भी देख रही, तभी तो मोहल्ला हमें खा गया। हम अपनी संपत्ति से बेघर है, ठीक। हमारी माँ को मारते थे, पागल बोलते थे, पैसा छीनते थे लड़के मोहल्ले के, ठीक। अपने बाप को मारो ना पकड़ के, जितने आधा तो गंजा हो रखा तुम्हारा बाप, अपने बाप के बचे पाल उड़ा दे। दिख ना जाइयो गगन सोढी, मैं तुझे बता रही हूं, ठीक है। जिस तरह से तू मेरी माँ के साथ करता था, और तूने जो अखाड़े में हमारी बदनामी कराई है ना, सबूत दूंगी तुझे मैं, सबूत, और फिर तुझे लेके जाऊंगी कोर्ट। तो देख, चिंता ना कर, आगे मैं बताती हूँ। फिर सत्यम, फिर धीरज, फिर भोला का पूरा परिवार, गगन सोढी, इन सब ने इतना मुझे टॉर्चर करा, मकान बेच दो, मकान बेच दो। जब मैंने मना करा तो इन लोगों ने कर दिया उत्पात, शांति भंग, रोज गाली देना, मेरे घर के बाहर खड़े होना, रात को 2-2 बजे तक गालियां देना, माँ बहन की गालियां देना, गंदी गंदी गाली देना। पुलिस में जब रिपोर्ट कर दो तो पुलिस इनकी फेवर में बोलती थी। आखिर क्यों? पुलिस इनके कहने पे क्यों थी? आखिर कौन था जो पुलिस में सही होने के बावजूद भी मेरी ना सुन करके इन दलालों की सुनती थी? क्या ये सेक्स रैकेट पूरे हरिद्वार में चल रहा है? ये देह व्यापार, गुंडागर्दी, भू माफिया, ये सारे चल रहा है? तो क्या कर रहे हैं हमारे पुष्कर सिंह धामी जी फिर, जो इन आवारा लड़कों को यहाँ छोड़ रखा है? इन आवारा लड़कों को गाड़ी में भर के ना पाकिस्तान के बॉर्डर में छोड़ के आओ, ताकि ये युद्ध के काम आ सके, लड़ने के लिए, देश को बचाने के लिए। ये तो लड़कियों को ही बर्बाद कर रहे हैं सब मिल करके, ठीक। उसके बाद मुझे मिला मठ में राधे श्याम, एक राधे श्याम भैया भी हैं। राधे श्याम जी के में फोन आने लगे बिना बात पे कि ईशा मकान बेच रही हो,
तुम्हारे को 15 लाख मिल जाएंगे। मैंने मुख्तियार जी से बात कर रही है, मुख्तियार जी कह रहे 15 लाख लेने हैं तो लो, नहीं तो रहने दो। मुख्तियार जी से मैं भी पूछूं क्यों भाई, हम बेटियां सड़क पे सोएंगी, बालिक लड़कियां सड़क पे सोएंगी, जिनके सर पे बाप नहीं है भाई नहीं है सड़क पे सोएगी। जो आप लोगों ने हमारे को जीना हराम कर दिया कि राधे श्याम ने बोला कि भाई मुख्तियार जी से बात होगी 15 लाख, चलो मैं 16-17 लाख करवा दूंगा। राधे श्याम का पूरा परिवार इन्वॉल्वमेंट था मेरी मम्मी को भड़काने में। और तो और वही मठ में राजीव दत्ता, ठीक है, और तो और तरुण बेरी जी के मामा जी, जहां मंजू ताई जी, मंजू बेरी जी, अरविंद बेरी जी की वाइफ, वो वहां पर रहती थी, उनका भी पूरा इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि तरुण बेरी जी मेरी मम्मी को मैनिपुलेट करने जाता था और इसने भी मेरी मम्मी को धमका करके साइन ले रखे हैं एफिडेविट पे, है ना। और मेरे से भी इनने बात करी थी अपना मकान हमें बेच देना, मेरी मम्मी रह लेगी, गंगा जी पास पड़ती है। क्यों तुम्हारी माँ का मायका कम पास पड़ता है मठ से? तो अपनी, जब तुम्हारे को अपनी मम्मी को गंगा के किनारे टिकाना था तो औकात नहीं थी कि माँ को 2 कमरे खरीद के दे दो पास में, हड़पना जरूरी था। क्योंकि अरविंद बेरी जी भी भूमाफिया रहे हैं जवानी में, तो औलाद भी तो वही निकलेगी। तभी तो इन्होंने को यही नजर मेरे पे थी, हमारे मकान पे थी कि बस ऐसी हड़प लो फ्री में। गुंडागर्दी है कांग्रेसी की, पुराने कांग्रेसी है, पक्के है, गर्दन कटवा लेंगे बीजेपी वालों से, लेकिन कांग्रेसी नहीं छोड़ेंगे। यही बोला था ना आपने तरुण बेरी जी। फिर भी मैंने आपकी इन बातों को माफ करके मैंने अपने हस्बैंड से आपको काम करने दिया था ट्रेवल्स का, वरना मैं करने नहीं देती। फिर भी मैंने तरस खाया कि चलो कोई बात नहीं, इनका हाथ टाइट है, अपने साथ इन्वॉल्वमेंट करके काम करा लेते हैं। ट्रेवल्स का किया था ना, अच्छा कमाया भी था आपने। राधे श्याम जी के साथ ये हो गया। फिर आप ये सोच लो, मेरे को जब टेंशन हुई तो मैं शैलम मित्तल भैया के पास गई थी। एक दिन जब मैं शैलम मित्तल भैया के पास मार्केट में उनकी शॉप पे गई तो मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा वकील है तो सही सलाह देंगे। तो मैंने कहा कि इस तरह से बात फैल रही है कि अखाड़ा में निकाल देगा, आखिर क्यों? तो इन्होंने कहा बेटियां वारिस नहीं होती। जी हाँ, शैलम मित्तल रोडा पंसारी जी की बराबर में जो दुकान है कंबल की, मैं उनसे सिर्फ एक सलाह लेने गई थी। वो सलाह में भी इन्होंने मुझे ऐसा मैनिपुलेट करा कि बेकार है कोर्ट जाना, कोर्ट में जाएगी, मुकदमा हार जाएगी, भाई ये तो अखाड़े की संपत्ति है। ठीक है, अखाड़े की संपत्ति है, मैं अखाड़े से पूछूं अखाड़ा कहां से लेके आया? अगर अखाड़ा मुझसे कागज मांग रहा है कि ये मेरे दादा परदादा की संपत्ति कहां से आई, तो मैं अखाड़े से भी ये सवाल मांगना चाहती हूँ कि अखाड़े को ये संपत्ति कहां से मिली, किसके बाप की है वो संपत्ति? फिर तुम्हारी वजह से मेरी माँ भी बेघर हुई, मेरी बहन भी बच्ची बेघर हो गई, और मैं ऐसे खानदान में चली गई तुम लोगों के डर से कि मैं बेरियों के खानदान में, जहां सारे के सारे भूम माफिया हैं, जहां अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने जेठों से इज्जत बचानी पड़ती है। ये खानदान मुझे तुम लोगों के कारण मिला। अगर मुझे मोहल्ला सपोर्ट में मिलता तो मैं शादी कभी नहीं करती, मैं अपनी मम्मी की सेवा करती। ठीक, तुम लोगों ने झूठ बोल बोल के मैंने अपनी माँ को मारा, मैंने अपनी माँ को मारा। अरे मैंने अपनी माँ को मारा, मैं भुगतूंगी ना। तुमसे तो अच्छी हूं, फिर भी तुम तो अभी की अभी वही चप्पल रह गए, घिसे पीटे, नींबू घेर के। कोई औकात है तुम लोगों की? बाप के टुकड़ों में ही पल रहे हो तुम सबके सब, वहां पर मोहल्ले के लड़के। अपने बलबूते पे बताओ ना क्या किया तुम लोगों ने। शैलम मित्तल भैया जी से बात हुई, फिर हुई एक मनसा देवी जहाँ है, जहाँ ट्रॉली चलती है, वहां पे भी 2-3 मेरी मम्मी को जानते थे। भूरा की खोल में भी मेरी मम्मी को जानते थे। वो भी मुझे रास्ते में चल के कहते थे मकान बेच रही क्या, मकान बेच रही क्या, मकान बेच रही क्या। फिर जो मोती बाजार में जो मंडी है, वहां से भी एक नरेंद्र प्रॉपर्टी डीलर तक हमारे यहाँ ससुराल तक के घर में आ गया था मकान बिकवाने के लिए। मेरी मम्मी का उठना बैठना मुकुल की मम्मी जो है उनके साथ भी था। तो मुकुल की फैमिली ने भी मैनिपुलेशन करवा करके कि इधर से उधर से फोन करवा के मकान बेच दो, मकान बेच दो। क्यों? मुकुल हमारे राहुल बेरी जी की जो जेठ है हमारे, उनसे अच्छे कांटेक्ट में रहते हैं, ये रहते हैं ना। और तो और जो मुकुल के बराबर में एक कोई पंडित जी हैं, वो तरुण बेरी जी के खास है, उन्होंने भी मेरे पति को भी बोला बेरी मकान बेच दे, बेरी मकान बेच दे। इस तरह से इन्होंने इतना परेशान करा। ये तब की बात है जब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तब वहां से ये कहानी शुरू हुई, जब मेरे हस्बैंड से बात शुरू हो गई। तरुण बेरी जी का कुशा घाट पे बैठना शुरू था, क्योंकि पहले इनके बाप का बैठना था वहां अरविंद बेरी जी का। फिर उसके बाद जब मेरी मम्मी मरी, जब मेरी मम्मी को मरे हुए 10-15 दिन ही हुए थे, तो सबसे पहला फोन जिनका आया था, हो सकता है उन्हें बुरा लगे, खड़खड़ी के विद्यार्थी अंकल है कोई, जो मेरी सास के
अच्छे खासे कांटेक्ट में है। कांटेक्ट समझ गए ना? समझ गए होंगे आप लोग। मेरे ससुर ने बताया था कि एक ये जो विद्यार्थी अंकल है और एक ओम प्रकाश अंकल, ये बहुत खास है मेरी सास के। और तो कोई पेरीवाल अंकल भी, मैंने आज तक उन्हें देखा नहीं है। ये मेरे ससुर बता गए थे कि तेरी अगर संपत्ति के लिए जोर पड़ रहा है तो ईशा हो सकता है कि इन्होंने, लेकिन मेरी मम्मी को 10-15 दिन मरे हुए थे, तब विद्यार्थी अंकल की कॉल आई थी काके के पास कि बेरी वो मकान बेच रहा है क्या अपना ससुराल वाला। तो इन्होंने भी बोला मेरा क्या राइट है, मैं अभी तो मेरी सास मरी है। तो बोले कि नहीं तेरा राइट नहीं है, अब तो तू ही मालिक हो गया वहां का। इन्होंने कहा मैं मालिक कहाँ हूँ अंकल जी, अभी तो मेरी सास को मरे हुए 10-15 दिन ही हुए, अब मेरे ख्याल से 18 भी नहीं हुआ था। तब मैंने अंकल जी को जवाब दिया था, अंकल जी अगर हमें इंटरेस्ट होगा तो हम आपको सबसे पहले याद करेंगे, सबसे पहले आपको याद करेंगे। फिलहाल मैं अभी 1 साल तक कोई संपत्ति नहीं बेचूंगी जब तक मेरी मम्मी की बरसी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा बरसी तो 40 दिन में हो जाती है। मैंने कहा हो जाती है, लेकिन मैं अपनी मम्मी की 1 साल तक करूंगी। अब आप समझ गए ना कि क्योंकि 1 साल तक सब्र नहीं हो रहा था तो गुंडागर्दी करके खाली कराई गई, बेटी बर्बाद कर दी इन्होंने मेरी मिल करके। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी जी का जो लड़का है, नाम नहीं पता मुझे, दीपांशु करके है, दीपांशु का भी तो बेस्ट फ्रेंड ये विदित पार्षद शिवनगर रानी गली यही रहा है ना। फिर उसके बाद एक बार जब मुझे लगा कि भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही, मेरी शादी भी हो गई थी, तो मैंने पुष्पी को भी कहा था देख भाई मैं इस मोहल्ले को तो छोड़ के जा रही हूँ, मेरी मम्मी का मेरी बहन का ख्याल तुझे रखना है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा माफिया बन गया यार। है पुष्पी किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है? पहले तेरा बाप मेरा आशिक बना रहा, तेरे बाप ने मेरे से दुश्मनी निकाल ली है, फिर तेरी वो बुआ कांता बुआ, ठीक है, कांता बुआ के बारे में भी डाला जाएगा। धर्मदास गुरुजी भी उनके साथ बैठते हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी अच्छी संत बन जाते हो, लेकिन कांड कैसे कैसे करते हो वो खोला जाएगा आप सच। ठीक, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मैंने तुझे अपना भाई समझ करके वहां छोड़ के गई थी, मैं मोहल्ला विदा हुई थी कि पुष्पी मेरी मम्मी का ध्यान रखना, अगर तू मेरी मम्मी को ध्यान रखता, मेरी बहन का ध्यान रखता ना, मैं वो लड़की हूं, मैं तुझे नेताओं ने नहीं दिया होगा कुछ, मैं तुझे बहुत कुछ दे देती, मैं तुझे काबिल बना देती, मैं तेरे बच्चे शिवाय को लायक बना देती, मैं चाहे अपनी संपत्ति में से अपनी 20% हिस्सा शिवाय का नाम लिख जाती कि मुझे ये याद रहता कि मेरी माँ की और मेरी बहन की तूने रक्षा करी है। ठीक है, मैं वो नेता नहीं हूं, मैं फ्री का किसी का नहीं लेती, मैं फ्री का एक गिलास पानी नहीं लेती। अगर तुम मेरे लिए सिर्फ एक रक्षा बन जाता ना, पता नहीं मैं तेरे को कहां से क्या बना देती। लेकिन तूने मेरे से जो गद्दारी करी ना, फिर पुष्पी ने मुझे अचानक एक दिन फोन करा, ईशा तू 20 लाख रुपए ले और मकान से साइड हो जाए। अब पुलिस इससे पूछे 20 लाख ले लू, क्यों ले लू, तेरे बाप का मकान है वो, 20 लाख ले लू और मैं साइड हो जाऊं, वो तेरी संपत्ति थी, तेरी संपत्ति पे मैंने कोई कब्जा कर रखा था क्या? तो और जो तू कहता है 20 लाख ले ले, हिमानी तेरे सामने नहीं बैठेगी। तो मैं पुलिस विभाग से कहना चाहती हूँ ये हिमानी फिर इसी ने गायब करी है, इसी ने पूछा था मुझसे। और वो एक पंडित जी है हड़की पौड़ी में, अनमोल पंडित जी, लंबे से मोटे से, ठीक है, वो राहुल बेरी जी के फ्रेंड है, काफी लोगों के हैं, भाई वाले वहां पर है, पूजा पाठ कराते हैं। तो इन्होंने भी मुझे अचानक से फोन करा, जबकि मेरा कोई इनसे लेन देन नहीं था कोई ज्यादा, ठीक है, मेरे को अचानक से फोन करा, फिर फेसबुक के माध्यम से कॉल हुई, धीरे धीरे बात बढ़ी, मुझे लगा कि ये मेरी हेल्प करेंगे, कोई पर्सनल ऐसी बात गंदी इन्होंने नहीं करी थी मेरे साथ, वैसे तो चरित्र से अच्छे सो साफ थे, लेकिन इन्होंने मुझे कहा मेरी पूरे उत्तराखंड में पुलिस विभाग से बहुत अच्छी है, आपको कोई मदद चाहिए तो बताना। तो मैंने कहा मेरी बहन गायब है, तो इन्होंने कहा 20 लाख लो, दोनों बहनें एक टेबल पे नहीं बैठेंगी और मैं तुम्हें 20 लाख दे दूंगा, तुम साइड हो जाओ और अपनी संपत्ति छोड़ दो साइन करके। आखिर क्यों? पुलिस विभाग पूछे अनमोल पंडित से मेरी बहन फिर कहाँ है, कहाँ है भी? जब तुम ये कह रहे हो मेरी बहन मेरे सामने नहीं बैठेगी, आखिर क्यों नहीं बैठेगी? हमारे घर की बेटी क्यों नहीं बैठेगी? हमें पूरा राइट है अपनी बहन को ढूंढने का, सरकार से जवाब लेने का। मेरे पिता की वारिस है, मेरे पिता की बेटी है वो, चाहे मैं उसकी कुछ नहीं हूं। पुलिस कह रही तुम कौन हो, तुम तो बहन हो, तुमने कोई पैदा करा? अरे क्यों, हमारी बहन है, तुम्हारे जैसा पुलिस विभाग ही हमें दोनों को लड़वा रहा है और अलग कर रहा है। पुलिस विभाग का काम होना चाहिए कि एकजुट करवाना, और तुम लोग आग लगा के हम दोनों बहनों को अलग कर रहे हो एक संपत्ति के पीछे। किसी के दम है ना, उस संपत्ति का ताला मैं ही तोड़ूंगी अब, क्योंकि मैं अपने घर की संपत्ति का ताला तोड़ रही हूँ, किसी के बाप की संपत्ति पे नहीं तोड़ रही हूँ। गलत तुम लोग हो जिन्होंने मेरे घर में ताले लगाए हैं। मैं जब तक चुप हूं ना तो हूं, और जिस दिन मेरी सनक गई ना तो उस दिन मेरी एंट्री वहीं देख लेना। तुमसे जो होता है ना
वो कर लेना। मुकदमा करोगे ना, करना, और कोर्ट में तुम्हें खड़ा करूंगी मैं, पुलिस वालों को। वहां देना जज को जवाब कि किस हक से मुझे अरेस्ट करा, मैं अपने घर का ताला तोड़ रही हूँ, मेरे नाम पर मीटर लगा हुआ है, विल मेरे नाम पर है, सब कुछ मेरे नाम पर है, मैं क्यों नहीं जा सकती अपने घर में? कहाँ है मेरी बेटी? क्यों गायब करिए? कौन इसे ब्लैकमेल करता था? ये पुष्पी जैसे लोग, मोहल्ले के गगन सोडी, सत्या, भोला, छाया, और तो और एक छाया की छोटी बहू, विशाल की बीवी सुनीता या समीता करके है कुछ उसका नाम, उसने तो इतना जीना हराम कर दिया था ना मेरा, कि मोहल्ले में मैं अगर निकलता, यहाँ क्या करने आई, तेरा घर कोई है, यहाँ क्या करने आई थी, ये तो हिमानी का घर है, ये तो हिमानी का घर है, अब तो वही वारिस है, शादी के बाद बेटियां कोई होती है वारिस है, तुम्हारा तो कोई हक नहीं है शादी दी, तुम ये क्यों आती हो, यहाँ क्यों आती हो? छाया का भी ये कहना था, भोले का भी ये कहना था, पिंकी का भी ये कहना था, सबका ये कहना था है। और लव जिहाद का ये काम करते, खुद की इनकी बेटी पूजा एक आगरा में एक मुसलमान भाई के घर में रह रही है, आखिर क्यों? ये है हमारा मोती बाजार एरिया, तभी तो वहां से बीजेपी का नेता नहीं बनता, क्योंकि वहां उस मोहल्ले में लव जिहाद चल रहा है कांग्रेसियों का। हमारे ही मोहल्ले की लड़की कैसे चलेगी, हिंदू की लड़की? मेरी बहन का भी नहीं पता लग रहा, क्या किसी पर्सन ने बेच दी? जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई तो रात को 11 बजे अमन घर के पापा भी मेरे घर के बाहर आए और बोले, अरे ये मकान जब बेचोगे ना तो हमें बेच देना। मेरा वो जो भाई का लड़का है जित्ती, वो लेने के लिए तैयार है ना, क्योंकि जित्ती की जो पापा है हमारी सास से अच्छे संबंध है उनके। ये तो मेरे ससुर बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता के गए हैं मुझे, क्योंकि मेरे ससुर को पता था कि मेरी सास मेरे साथ क्या करने वाली है, इसलिए उन्होंने भी अपनी बीवी के दर्द, जो रो रो के अपने दर्द के साथ, आंसू के साथ मुझे बताए है ना, उनके आशिकों के नाम, मैं इसलिए चुप हूं। नहीं तो मैं अगर नाम एक एक के बोल दूं ना, कि राहुल बेरी का बाप कौन है, गौरव बेरी का बाप कौन है, काका बेरी का बाप कौन है, तो तेल का मच जाएगा, मोती बाजार में पड़ ले आ जाएगी। अपना घर बचा के रखना, अगर चाहते हो ना मैं अपना मुंह बंद रखूं, तो इसलिए मेरी लड़की मुझे ढूंढ के दो। मेरी लड़की कहाँ गायब कर दी? क्या मार दी तुम लोगों ने हिमानी अरोड़ा को? वरना मैं चुप नहीं बैठूंगी, समय लगता है मुझे वीडियो बनाने में, मैं बिजी हो रहती हूँ इसलिए, लेकिन जब मैं मुंह खोलूंगी ना तो तुम चुप नहीं करा सकते। मेरा मुंह तभी बंद होगा जब मेरे को इंसाफ मिल जाएगा। उस मोहल्ले से जब अमन गर्ग पार्षद है और हिमांशु गुप्ता पार्षद है, तो वो लड़की कैसे गायब हुई? किसका हाथ है? क्यों नहीं जांच पुलिस करती? और पुलिस क्यों नहीं दे रही मुझे लड़की? क्या मार दी गई है, या उसको ऐसी गलत जगह छोड़ दिया गया है जो तुम मेरे को दे नहीं रहे हो? किसी की बच्ची जुदा करके तुम सुखी हो जाओगे? चिताएं जलेगी तुम्हारी औलादों की, ध्यान रखना। ये यहां से बददुआ नहीं, ये यहां से निकलती है मेरे, याद रखना, ठीक है। फिर जब ये माहौल बिगड़ा अनमोल पंडित जी के बाद, तो मैंने अपने भाई छोटू को फोन करा, छोटू निशांत अरोड़ा, तो वो ये कहता है कि सैनी भैया से बात कर लो, प्रकाश लोक लस्सी वाले संजय सैनी से बात कर लो। मैं कहा ये क्या मेरा बाप है? कह रहा नहीं, ये तो पूरा मकान खरीद लेगा। और एक गगन सोटी से भी जब मैंने कहा कि भाई ये कौन है, तो बाजार में यूं बोल रहे, अरे संजय सैनी से बात करेगी, संजय सैनी से बात करेगी, ये तो बदमाश है, ये तो गोली मार देगा, ये तो आधा पागल है, ये तो गन लेके चलता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये चीजें हमारी चलती गई, तो मेरा राकेश चाचा से भी बोलना चलना था। जब मैं रानीपुर मोड़ पे मोबाइल रिचार्ज कराने जाती थी, कभी मोबाइल लेती दिन से, राकेश चाचा ने भी कहा तू अपना मकान बेच देना, मोती बाजार वाला प्रीतम कह रहा था, प्रीतम बजाज कि दे देगा तुम्हें 20-25 लाख रुपए, चल तेरे को 25 की तो वैल्यू है ही, मैं तेरे को 30 दिलवा दूंगा। आया ना राकेश चाचा याद, जब हमने कहा था चाचा जी हमें नहीं बेचना। फिर रविंदर टारगेट पुष्पी के पापा, इसे मकान बेच रही क्या, मुझे बेच दिया, तुम्हारे को 30 लाख दे देंगे हम। अच्छा, तुम लोगों ने तो जीना हराम करा है ताऊ जी। अगर शर्म होते ना तो मुझे कोई परेशान नहीं करता उस मोहल्ले में, ठीक है। नरक भरोगे कहते हैं ना, जिसकी औलाद बढ़िया निकल जाए तो पिता स्वर्ग में जाता है, और तुम्हारी औलाद देखो कैसी बेढंगी है, 3 लड़के होके भी तुम्हें घर नहीं बना के सके। और यहाँ रूमा के लड़के, एक ने तो होटल ही होटल और हवेली और इतने बड़े सारे मकान बना लिए राहुल बेरी जी ने। ये होते हैं माँ के संस्कार। और एक मेरे पति को भी देख लो काका के, उनने भी अपने बलबूते पे मकान बना लिए। तो हमारे तो तीनों निठल्ले निकल गए, किसी एक ने भी बनाया मकान।
जब दूसरे की बहू बेटियों को झांकते रहोगे, किसकी बहू कहाँ जा रही, किसकी बेटी कहाँ जा रही, किसका हथियाना है, किसकी कमजोरी पकड़नी, किसकी वीडियो बनानी, किसको ब्लैकमेल करना, किसके तलवे चाटने, किस नेता की वाहवा करनी है और किसका चमचा बनना है, इसी में रह गए तुम्हारे लड़के। गलती लड़कों की नहीं, तुम्हारे संस्कारों की है। डंडा शुरू से सख्त रखा होता है ना तो पता लगता था। वैसे भी आपका बेस्ट फ्रेंड अरविंद बेरी जी था, कहानी तो शुरू से वहीं चल रही थी अरविंद बेरी जी को, ठीक है। हड़पना अरविंद बेरी जी को था, तरुण बेरी जी को था, पर वो बेचारे पहले ही लुढ़क गए, अब दाग लग रहा है और पूरे बेरियों पे, है ना। चाल तो वहीं से चल रही थी अरविंद बेरी जी से, निगरानी तो उन्हीं की थी। फिर उसके बाद जो है थोड़ा बहुत इन्होंने भी बोला मुझे, अजय भैया, आशु भैया, इलेक्ट्रॉनिक वाले बाजार में जो थे मानसरोवर में, ठीक है। ये भी मेरे पापा का उठना बैठना अच्छा खासा था, जिसे देखो मेरे मकान के पीछे था, मकान बेचेगी तो हमें दे दियो, मकान बेचेगी तो हमें भी दे दियो। और एडवोकेट खन्ना वकील भी थे, तो इन्होंने ज्यादा परेशान नहीं करा, इन्होंने सीधा कहा कि मकान बेचेगी तो बता दियो इन्हें, है ना। मकान बेचने तो ग्राहक तो बहुत है तुम्हारे मकान के, तुम हमें बताती हो, हम भी थोड़ा सा कमीशन खा लेंगे, हम तो वैसे भी वकील हैं, तेरी सारी कानूनी कार्रवाई मैं कर दूंगा, खन्ना वकील जी ने बोला, जो उन्हीं के पास बैठते थे और कमेटी का भी काम करते हैं, ठीक है। फिर निकला है सूरज नेता, जब मेरी शादी हो गई थी, सूरज नेता जो मानसरोवर में पहले ठीक सामने दुकान थी, पेस्ट्री टॉफी इन सब की, तो मेरे हस्बैंड को बार बार रोकता था, अरे जी नमस्ते, आपका मकान बिकना है क्या, मेरे पास तो ग्राहक अभी खड़ा, अभी पकड़ लो बयाना, 25 लाख मिल जाएगा, 25 लाख मिल जाएगा, 25 लाख मिल जाएगा। इसकी तो 25 लाख से ऊपर बोली चली ही नहीं, ठीक, 25 लाख हो जाएगा, ये 25 लाख पे ही अटका रहा। फिर अचानक से हमारे घर में बिट्टू पालीवाल जी और विकास वालिया जी आए, ठीक है, हमारे घर में नींबू घेर वाले, इन्होंने भी हमें 35 लाख का झांसा दिया, 35 लाख का झांसा दिया कि 35 लाख पकड़ो हम, और बस हम सब करा लेंगे, तुम्हें अखाड़े भी जाने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारे पास पेपर होंगे, सिर्फ साइन कर देना, वहां पे कुछ नहीं करना जाके, ये इन्होंने बोला। तब मेरी बहन भी इंटरेस्टेड नहीं थी, हमारा मकान पुराना हो गया था, अखाड़ा हमें मेंटेनेंस करने दे नहीं रहा था और किराया लिया नहीं जा रहा था। आखिर क्यों, किसकी गलती है, अखाड़े की या मेरी या मुख्तियार जी की या इस जनता की या नेता की, जो हमसे किराया नहीं लिया जाता था। आखिर क्यों, सिर्फ एक बहाना बनाना था कि हम मकान इसलिए खाली करा रहे हैं क्योंकि ये मकान झरझर हो रहा है, मकान इसलिए खाली करा रहे हैं क्योंकि किराया नहीं दिया गया इन बच्चियों से, मकान इसलिए खाली करा रहे हैं क्योंकि ये देह व्यापारी वेश्या है। इन लोगों ने इतना तंग करा, मोहल्ले के लोगों ने जाकर मुख्तियार जी के कान इतने भरे। मैं मुख्तियार जी से पूछूं कि आप संत बाबा होकर के गृहस्थी के बीच में क्यों बैठते हो, जिसमें कि हमारा बॉयफ्रेंड पुराना पहला फर्स्ट आशिक संजय खुराना भी शामिल है, उसका भी मैं सच डालूंगी। जी हाँ, संजय खुराना ने भी मुख्तियार जी को कान भरे, राजीव दत्ता ने कान भरे, नोनू तरुण बेरी जी के मामा जी, ठीक है, जो कैप लगाते हैं, उन्होंने कान भरे। शेलम मित्तल जी तो पहले ही कान भरते होंगे क्योंकि उनको तो लालच आ गया था बेटियां वारिस नहीं होती। तो इस तरह से इन्होंने, और राधे श्याम की पूरी फैमिली, मुकुल की फैमिली, ठीक है, बहुत सारे बई वाले पंडित सब लग गए कि बेटियां वारिस नहीं होती, बेटियां वारिस नहीं होती। इतनी टेंशन हो गई कि एक पिता के जाने के बाद मैं अपनी माँ को, बीमार माँ को और डिस्टर्ब माँ को कहाँ लेके जाऊं, और एक छोटी बच्ची को मैं कहाँ लेके जाऊं, आखिर मकान खाली क्यों कराया जाएगा, ये रीजन मुझे किसी ने नहीं दिया। और तो जब मैं अखाड़े जाने की सोचती थी कि मैं बात करके आऊं, तो मुझे डरा दिया जाता था कि अखाड़े में सारे महंत गंदे हैं, तुम पे नजर रखेंगे, तुम्हें जबरदस्ती चाय में पिला के बेहोश करेंगे, तुम्हारे साथ बलात्कार करेंगे, तुम्हें आने भी नहीं देंगे। पता लगा तुम माँ के पास वापस भी नहीं आई, क्या करेगी जाकर के वहां पर, क्योंकि सारे डकैत बैठे हैं अखाड़े में। सुन लीजिए निरंजनी अखाड़े वालों और यहाँ के मुख्तियार जी, ठीक है, इन लोगों ने मुझे इतना मैनिपुलेशन करा कि तुम सब चरित्र के गंदे हो। मैं डर के मारे आपसे बात ही नहीं करने आई कि आप क्यों नहीं किराया ले रहे हो, आखिर कारण क्या है, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन मैं डर गई कि मैं जाऊंगी, अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई या मैं नहीं वापस लौट पाई तो क्या होगा। ये अखाड़े पे इल्जाम लगाया, और जिसने लगाया मैं तैयार हूं सामने ये नाम बोल रही हूँ ना, मैं पुलिस में भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग रखने की जरूरत नहीं है। मैं जो पीठ पीछे बोलती हूँ ना, मैं वो सामने बोलने का भी दम रखती हूँ। मैं किसी से नहीं डरती सच बोलने से, जो सच है वो सच है। मुझे इतना तक डराया गया इन लोगों ने कि बलात्कार कर देते हैं ये मेहनत लोग, ठीक है। और यह तक कह दिया गया था, तू खुद देख लेना कैसे बाबा लोग करते हैं। कोई बाबा को शोभा देता हनुमान घाट पे, वो भी देख ले। शगुन
भी एक बाबा के साथ चली गई, देख कैसे वो करते, ऐसे तू भी एक बाबा के साथ चली जाएगी। इस तरह से इन्होंने मुझे इतना डराया मोहल्ले ने, मैं नहीं आ पाई। माफी चाहती हूँ, मेरे मन में जो बात है वो तो मैं क्लियर करूंगी। फिर आए कि मेरे घर, फिर एक जब मेरी शादी होगी तो मेरे हस्बैंड अखाड़े में एक दो बार कोशिश करने गए, तो वहां मिले एक हेमंत टुटेजा जी। हेमंत टुटेजा ने कहा कि रविंद्र पूरी मेहनत क्या कर लेगा, वो तो बाहर ही घूमता रहता है, ये वो इधर उधर, वो क्या काम करेगा। महाराज जी ने तो अपनी उपाधि मुझे दे रखी है, तुम अपने ये 18 लाख पकड़ो मकान के और तुम साइड हो जाओ, ये बोला था। हेमंत टुटेजा भी है वहां पे, एक कोई लड़का जो अखाड़े की देख रेख करता है, बोला कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, महाराज जी को मतलब नहीं है। क्यों भाई, महाराज जी को क्यों मतलब नहीं है, क्यों नहीं है महाराज जी को मतलब? महाराज जी अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, मालिक हैं अखाड़े के, ठीक, ट्रस्टी हैं वो, उनके तो बिल्कुल साइन वैलिड माने जाते हैं। आप एक प्रिंसिपल को कैसे कह सकते हैं, मोहर लगाने वाले आदमी को, कि वो कुछ भी नहीं है, मेरी चलती है, लेन देन मैं करता हूँ, मेरे से बात होगी, महाराज जी के पास टाइम नहीं है, तुम्हारे जैसे लोगों से बात करेगा। क्यों भाई, क्या जज नहीं बैठता वहां, रोज अपनी ड्यूटी पे बैठता है जज, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, क्यों महाराज क्यों नहीं सुनेंगे? मैं महाराज से कहना चाहती हूँ कि आप एक महीने में एक ऐसा जनता लगाए, आपकी अदालत, जो पब्लिक आपसे मिलना चाहती है आराम से मिल सके और अपनी बात आपके सामने रख सके, जनता के सामने। आपको भी तो पता लगे कि आपके चेले चपाटे आपके लिए क्या बोलते हैं पीछे से। फिर हेमंत टुटेजा से बात हो गई, फिर धीरे धीरे छाया भोला की बात हुई, सुनीता विशाल, फिर मेरे जो भाई है नरेश जोशी एडवोकेट, इसने भी बोला कि मकान मैं तेरा रातों रात बिकवा दूंगा, बोल कितने चाहिए, 25 तेरे मकान के हैं, तू मुझे कितना देगी? तो मैंने इसको हंस के बोल दिया था उस वक्त, मैं कहा 25 अगर मेरे मकान के हैं तो तू 30 बोल दे। तो मैंने कहा कैसे बिकेगा? कह रहा मेरे पास एक है, तैयार है, पार्टी भी लेने देने वाली भी। ये भी एक फ्रॉड एडवोकेट नरेश जोशी, हरीश अंकल के सबसे बड़े बेटे, जो हमारे खास रिश्तेदार है। कहते हैं जो अपना लगता है वो ही तो डसता है, यही है ना। ये मेरे पापा इसे धुनेगे ढंग से, मेरे पापा की आत्मा इसे ढंग से धुनेगी। मेरे पापा इसे अपना बेटा मानते थे, मुझे नहीं पता था मेरे पापा ने ये सांप पाले हुए हैं। इसने भी मुझे इस तरह से कहा और चाहता था ये मेरी मदद कर सकता था, लेकिन आज इन लोगों की वजह से मेरी बहन, मेरी बच्ची गायब हो गई, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। और कहने को ये कहते, अरे तो भूल जाना जहां चली गई है, तो उसे याद क्यों करती है? जिसने पाला है ना, भले ही मैंने जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं उसकी किलकारियां नहीं भूलती हूँ। तुम सब बर्बाद होंगे, तुम सब, जिसने मेरी बेटी बर्बाद करी है। नरेश जोशी के पास भी बेटी है ना एक, ये भी देखेगा अपनी बेटी का तमाशा, जैसे मेरी बहन का देख रहा है। एक मां बददुआ दे रही है तुझे अब। चलिए, मैंने आपके सामने ये सारे नाम रखे। फिर एक दिन मेरे घर में धमकी देने कौन आए आप जानिएगा। मेरे पास विशाल, ये विकास वालिया, एक टेबल एजेंट, एक विक्की सरदार और एक चिंटू भैया है कोई, वो मुझे नहीं पता, किसी ने ये बोला था कि ये भी जेल काट के आया है, कंफर्म नहीं है, इसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ। ये राहुल बेरी जी के मित्र है, ये तीनों, ये मेरे घर में गंगा विहार कॉलोनी में घर में आ गए थे धमकी देने कि मकान मैं ही लूंगा। और चिंटू भैया मुझे 30 लाख रुपए दे रहे थे, पेमेंट लेके आए थे 5 लाख, बोले कि अपनी बहन को बुला ले। तब मेरी बहन ने फोन पे बात हुई, मैंने कहा मकान बेचना है क्योंकि झरझर हो रहा है, गिर रहा है, और ये बोल रहे कि 30 लाख हम दे रहे हैं और तू आजा साइन कर ले। तो उधर से ने कहा मैं साइन नहीं करूंगी, लेकिन इन्होंने मेरी लड़की गायब कर दी। इन्होंने कहा अरे मकान तो बिक ही नहीं रहा, उसके वारिस तो खत्म करने हैं ना, माँ खत्म हो गई ड्रग्स देके, ठीक है, इसकी ईशा की शादी हो गई, अब तो ये कुंवारी लड़की है, इसको तो धक्का मार नहीं सकते, तो क्यों ना इसकी जिंदगी बर्बाद कर दो और इसे गायब कर दो, तो प्रॉपर्टी खाली हो जाएगी और फिर हमारा पलेंगे। क्यों चिंटू चाचा, क्यों विकास भैया, क्यों ये जो ट्रेवल एजेंट थे सरदार जी, मैं इनकी फोटो भी लगाऊंगी जिन जिन के मैंने नाम बोले। ये धमकी तक देने आ गए थे कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, हम ऐसे ले लेंगे, हमें तो लेना आता है। क्यों चिंटू भैया, है ना, तुमने कहा अरे मैं ईशा तेरा हक नहीं खाना चाहता क्योंकि तेरे पापा ईमानदार थे, वरना हम तो ये भी नहीं देते, यही बोला था ना आपने। और आप राहुल बेरी जी के अच्छे खास है, बिट्टू पालीवाल जी के अच्छे खास है। तो अगर आपको ये लगता है किसी का हक मार के अगर आप खुश हो, तो वो बैठा है, वो भी देख रहा है। ठीक, मेरी लड़की तुम लोगों की वजह से बर्बाद हुई है, और अगर आप अपने पाप धोना चाहते हो ना,
तुम चाहते हो कि मेरे पापा के आगे तुम्हारी गलतियां माफ हो जाए, तो मेरी बेटी को ढूंढने में मेरा साथ दो कि मेरी बेटी मेरे सामने आ जाए, वरना एक लड़की की बद्दुआ तुम्हें बर्बाद कर देगी, ये ध्यान रखना। और तो और एक नरेंद्र प्रॉपर्टी डीलर भी हमारे घर में आए थे, उन्होंने भी कहा था 32 लाख रुपए में ये मकान बेचा जाएगा। उनसे फिर भी हमने एक बार डीलिंग करी थी, बयाना लिया था 50,000 का। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो नहीं ले रहा है, या अखाड़े में कोई काम नहीं हो रहा है, या मना कर दिया। हमने उनसे डीलिंग करी थी, लेकिन वो भी बयाना हमने ईमानदारी से वापस कर दिया था, हमने हाथ तोड़ करके वापस कर दिया। हम किसी का हराम का नहीं खाते, मेरे पिताजी ने हराम का खाना नहीं सिखाया। ठीक है, बयाना आया, बयाना का एक रूल होता है कि भाई डबल करके दिया जाता है। प्रीतम बजाज भैया ने तो ट्रिपल खाया था, 1 लाख के 3 लाख। खूब अच्छे खासे पेट भरा होगा प्रीतम भैया जी का, है ना। कहते हैं ना, इंसान का पेट भर जाता, नियत नहीं भरती। अपनी औलाद के लिए चुन 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 इकट्ठा करता, यही नहीं पता कि औलाद कब कफन लेके बाप से पहले निकल ले। कफन के लिए शायद ये पैसे इकट्ठे कर रहे थे हमसे मांग करके, हमारा हक छीन के खा गए। और हमारे पास जब बयाना 50,000 आया, उन्होंने कहा कि डीलिंग नहीं हो रही है अखाड़े में। हमने कहा कोई नहीं, आप 50,000 ले जाओ वापिस, कोई बात नहीं, हम किसी के हराम का नहीं खाना चाहते, क्योंकि मुझे अपने पापा का नाम जिंदा रखना है। वो ईमानदार थे ना, तो मैं आज भी जिंदा हूं अपने अंदर, मेरे अंदर मेरे पापा जिंदा है, अशोक कुमार अरोड़ा जी। जैसे वो ईमानदारी से मरे हैं ना, मैं भी उन्हीं की तरह मरना चाहती हूँ। मैं किसी का 1 रुपया हराम का नहीं खाना चाहती। चलिए, आज आपके बीच में नाम डाले, जिसको बुरा लगा हो तो लगे, और जिसको मेरे से बात करनी है मुझे कॉल कर सकता है 9193334894 से। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ। और ये शेयर करें ताकि, और अखाड़े तक शेयर करें, पता तो लगे अखाड़े के सदस्यों को कि जो इन्होंने चेले चपाटे पाले हुए और इनके बारे में क्या क्या बातें करते हैं ये लोग। तो इसलिए चेले भी सही रखे, मैं महाराज लोगों से बोलूंगी। और जो डीलिंग करते हैं, कम से कम सामने बुला करके फोटो खींच करके कैमरा लगाए, जैसे सरकारी कैमरा लगते हैं, पता तो चले किसके बीच में डीलिंग हुई थी। आप लोगों को पता ही नहीं लगता, बदनाम आप होते हो, बाबा राम रहीम की तरह और आसाराम बापू की तरह। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है महाराज जी। मुझे बहुत भड़काया गया आपके खिलाफ कि आप गंदे चरित्र के हो, आप बॉबी देओल की आश्रम फिल्म की तरह हो। लेकिन मैं किसी की बातों पर विश्वास नहीं करती, मुझे सबने मैनिपुलेट करा, लेकिन मैं अपने मन की सुनती हूँ और अपने महादेव की सुनती हूँ। हर हर महादेव। फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ और नई कहानी के साथ, जो मेरा सच आपके साथ जुड़ा रहेगा और आपके काम आएगा। ओके, बाय।